Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava. मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज और ये मेरा चैनल है आदर्शालय। हम इस चैनल पे वेरियस टॉपिक्स एंड वेरियस चैप्टर्स कभी ये कभी वो देख रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं उस तरह से मैं स्विच करती रह रही हूँ। अभी इमीडिएटली कुछ रिक्वेस्ट आए हैं जिसमें कॉर्डेट डाइवर्सिटी के बारे में, कॉर्डेट जूलॉजी के बारे में, जिस पर अभी इसके पहले मैं 2 या 3 वीडियो बना भी चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था ओरिजिन ऑफ chordates, origin and ancestry of chordates and origin and ancestry of vertebrates। वो हम डिटेल में देख के आ रहे हैं। फिर बीच में थोड़ा सा मैं स्विच कर गई थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे, बट अगेन चूंकि कॉर्डेट जूलॉजी जिन स्टूडेंट्स का है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सेमेस्टर 1 का, तो उनके रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उनके एग्जाम्स कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा जल्दी होंगे, तो लेट अस कम बैक टू द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड देयर एफिनिटीज। इसमें आज ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा कॉर्डेट जूलॉजी का ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री के बाद। तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, जैसा आप जानते हैं, प्रिमिटिव का मतलब ये, मैंने इसके बाद वाली स्लाइड में 2 बातें, मैं इसके पहले कि मैं मेन टॉपिक पे आऊंगी 2 बातें कहना चाहूंगी। पहला, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं जब प्रिमिटिव के शब्द से शुरू होकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगा वो आपको जानना चाहिए जब कॉर्डेट जूलॉजी आप पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन, एंसेस्ट्री, जब भी आप देखिएगा तो एनालॉगी, होमोलॉगी, प्रिमिटिव, डिसेंडेंट्स, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आई थिंक, आई फील कि आपको जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दे दिए हैं। इस पे एक एक टर्म को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा आज का हमारा मेन फोकस हमें रखना है हेमिकॉर्डेटा पे। प्रिमिटिव आर द वेरी प्रीवियस वंस, जो ऐसे एनिमल्स जो बहुत फॉसिल रिकॉर्ड्स में होते हैं, या काफ़ी प्रिमिटिव स्टेजेस पे जिनका रिकॉर्ड्स जिनको रिकॉर्ड किया गया है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जिनके बताए जाते हैं, दे आर प्रिमिटिव। derived are the appearing later in the fossil records। मान लीजिए ये क्लैड से अगर हम शुरू करें तो दिस इज द क्लैड, दो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स जिससे लीनिएज निकलते हैं, और लीनिएज के बाद आते हैं एंसेस्टर्स। अब ये जो फाइलोजेनी के बारे में अगर आपको जानना है, इस तरह के क्या क्लैड हैं, क्या एंसेस्टर हैं, क्या लीनिएज हैं, क्या उनके डाइवर्सिफिकेशंस हैं, ये इसके लिए हम इसके पहले जब हम कॉर्डेट डाइवर्सिटी देख रहे थे, आप बहुत बिगिनिंग के मेरे वीडियो को देख सकते हैं अगर आप फाइलोजेनी के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो। नाउ हियर होमोलॉगी, एनालॉगी, हालांकि ये सब टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए जिनका एंसेस्ट्री सेम हो, जीनोम सेम हो, सेम विथ अ कॉमन एंसेस्टर्स जब ये राइज करते हैं एंड फ्रॉम अ कॉमन पोर्शन ऑफ जीनोम, देन दे आर homologous structures, but when they are having similar function but not similar ancestry, जैसे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं और विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, इनकी एंसेस्ट्री बिल्कुल अलग है, काम भले एक हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। और जिनकी सेम एंसेस्ट्री भी हो, कॉमन पोर्शन ऑफ जीनोम से स्टार्ट हुए हों जो स्ट्रक्चर्स, दे आर द homologous structures। So these are certain factors। Now let us come to our main topic, what are primitive chordates। जिस तरह से हमने देखा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो सबसे पहले chordates आते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव chordates, जिनको बहुत पहले प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता था, जिसमें इंक्लूड किए गए थे 3 ग्रुप, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, and they have been previously called as primitive chordate or protochordate, but this concept is now rejected क्योंकि हेमिकॉर्डेटा किसी भी तरह से कॉर्डेटा ग्रुप में आता ही नहीं है। नाउ हेमिकॉर्डेटा के लिए एक अलग फाइलम बनाया गया है, इन्वर्टिब्रेट फाइलम, और बाकी के जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं, इनको रखा गया है कॉर्डेट फीचर्स के बेसिस पर। इनको प्रोटोकॉर्डेटा में इनको रखा गया। नाउ द हेमिकॉर्डेटा हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। जो सिलेबस हम जो देख रहे हैं इसके हिसाब से द सिलेबस इज प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड देयर एफिनिटीज। जो अच्छा मैंने कहा था मैं 2 बातें बताऊंगी, एक ही बात जो स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बताया।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा दूसरा पार्ट है एफिनिटीज, इंपॉर्टेंट कॉर्डेट्स और उनकी एफिनिटीज के बारे में जब हम देख रहे हैं, तो ये जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने देखा कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड एफिनिटीज की जगह पे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी डाल दिया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट आपके बीएससी के लेवल पे भी और एमएससी के लेवल पे भी। मुझे याद है कि एमएससी सेमेस्टर 1 भी शुरू हो चुका है और एमएससी सेमेस्टर 1 में भी कॉर्डेटा का ग्रुप है जिसमें प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप है। तो मैं अलग से फिर एमएससी के लिए और बीएससी के लिए अलग अलग हेमिकॉर्डेट डिस्कस नहीं करूंगी, तो इसलिए ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसे हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेमिकॉर्डेटा की अफिनिटीज। हालांकि प्रेजेंटेशन सेम रहेगा क्योंकि उसको काटने से और भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो हम सेम प्रेजेंटेशंस का आज फर्स्ट 13 स्लाइड्स डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा देखेंगे, क्योंकि फाइलोजेनी, एंसेस्ट्री सब मिला करके बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसको फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा से बिल्कुल अलग रख दिया गया है। और इवोल्यूशनरी ट्री अगर हम देखें तो दिस इज द इवोल्यूशनरी ट्री। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे है। इस इवोल्यूशनरी ट्री में जो पहले रखा गया था, इसको हमने इसके पहले भी देखा है, जब वो एंसेस्ट्री हम देख रहे थे प्रोटोकॉर्डेटा का या ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स जब हमने देखा था, तब भी हमने देखा है कि हेमिकॉर्डेटा को इवोल्यूशनरी लाइन पर जो कॉर्डेटा का 2 ग्रुप बनाए गए थे, that we have seen in evolutionary history भी, कॉर्डेटा के 2 ग्रुप बनाए गए थे इवोल्यूशनरी लाइन में। पहला रखा गया था प्रोटोकॉर्डेट, 2 फाइलम आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा फाइलम था कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, इस जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। But now this protochordata also has been splitted, and हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा में, बल्कि प्रोटोकॉर्डेटा में अब सिर्फ आते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा, और previously it was hemichordata also. This hemichordata has been now considered as non-chordate protochordata. These all we have seen, we have already seen जब हम chordata की ancestry देख रहे थे तब। This is called as non-chordate hemichordata, जिस ग्रुप को अभी हम देखने जा रहे हैं, इनको हम non-chordate protochordata कहते हैं, बल्कि अब तो किसी तरह से इनको प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में, कॉर्डेटा ग्रुप में इनको नहीं रखा जाता है। सो दिस इज द प्रिमिटिव कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट कंडीशन। अब हम देखते हैं हेमिकॉर्डेटा का फाइलोजेनी। जब हम देखेंगे तो इनकी इवोल्यूशनरी पोजीशन पर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेट अस कम टू द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। सो हेमिकॉर्डेटा इज द लेसर नोन फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ना तो ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, दो दे आर, एंड दिस इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एक्सक्लूसिवली मेरीन फॉर्म्स हैं, ये इनके पहले नॉन कॉर्डेटा में टीनोफोर्स थे, एकाइनोडर्म्स थे, और कॉर्डेटा ग्रुप में ये तीनों ही ग्रुप, अगर इन कॉर्डेटा से कुछ रिजेम्बलेंसेस है हेमिकॉर्डेटा का, तो ये छोटी मोटी रिजेम्बलेंसेस में एक ये भी है कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा, प्रीवियसली नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा, ये सभी एक्सक्लूसिवली मेरीन है। Hemichordata are usually vermiform, solitary, colonial, enterocoelous coelomate. वर्मीफॉर्म, वर्म लाइक, सॉलिटरी, ये यूजुअली सॉलिटरी होते हैं, अलग अलग रहने वाले, इंडिपेंडेंट रहने वाले, बट इनका हम देखेंगे लास्ट में ये एक ग्रुप है ग्रेप्टोलाइट का जो कोलोनियल भी होता है। एंटेरोसीलोसीलोमेट, नाउ दिस टर्म इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रोटोस्टोम देखा था, ड्यूट्रोस्टोम देखा था। ड्यूट्रोस्टोम इज वन ऑफ द कैरेक्टर ड्यूट्रोस्टोम कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें कि
ब्लास्टोपोर पहले एनस में डेवलप होता है। ये एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से भी हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा के साथ अलाई किया गया था। बट एकाइनोडर्माटा जो एकदम ही नॉन कॉर्डेटा है वो भी ड्यूट्रोस्टोम है। तो यहाँ पे वो हम मेंशन नहीं किया हुआ है, बट दे आर एंटेरोसीलोमिक एंड ड्यूट्रोस्टोम। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, दे आर द ड्यूट्रोस्टोमिक एनिमल्स। सो प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम हम देख चुके हैं। एंटेरोसीलोमिक कंडीसीलोम भी हम देख चुके हैं। शाइजोसील जब मीजोडर्म स्प्लिट करके बनता है तो वो शाइजोसील होता है, ट्रू सीलोम होता है। बट वो सॉरी, इकाइनोडर्माटा में भी शाइजोसीलोमिक कंडीशन होता है। बट इकाइनोडर्माटा के बाद के जो ग्रुप्स हैं जिनमें लोफोफोरेट्स भी कुछ रखे गए हैं, वो एंटेरोसीलोमिक कंडीशन, दैट इज जो मीजोडर्म है उसके कुछ पाउचेस बनते हैं, गट पाउचेस बनते हैं, और ये गट पाउचेस फ्यूज करके बनाते हैं सीलोम। तो दीज गट पाउचेस दे फ्यूज टू फॉर्म, यहाँ पे ये गट का या एंटेरॉन का जो वॉल है, मेसोडर्मिक वॉल, वो गट पाउचेस बनाता है, और ये गट पाउचेस फ्यूज करके जो सीलोम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसीलोमिक सीलोम। ये भी हम देख चुके हैं। आगे मैंने एक स्लाइड में सीलोम के बारे में दिखाया है, पर फिर से मैं दोबारा वहां डिस्कस नहीं करूंगी। नाउ इन सम डीएनए बेस्ड स्टडीज ऑफ इवोल्यूशन, hemichordates are considered very close to echinoderms than to true chordate। और इसका हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा में। किस तरह से बायोकेमिकल इवोल्यूशन, सॉरी, बायोकेमिकल रिजेम्बलेंसेज एंड डिफरेंसेस ऑफ सीपी एंड एपी, क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड आर्जिनिन फॉस्फेट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एटीपी की के सोर्स की तरह यूज किया जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके रिजेम्बलेंसेज। देन मॉलिक्यूलर रिजेम्बलेंसेज डीएनए बेस्ड, ये शो करते हैं कि हमें कॉर्डेट्स आर very show resemblances, very close affinities they show with echinoderms, or most probably they are they have the common ancestors जिनसे echinoderms से ही एक लाइन पर हेमिकॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ है, और दूसरे लाइन पर प्रोटोकॉर्डेट्स, अदर प्रोटोकॉर्डेट्स, दैट इज द यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा का इवोल्यूशन हुआ होगा। उसमें भी बहुत वेरिएशंस थे जो हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। नाउ हियर हेमिकॉर्डेटा may be very much like echinoderms, and they may be considered as a connecting link between the echinodermata and hemichordata। काइनोडर्माटा और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बीच में इनको माना गया था हेमिकॉर्डेट्स को, काइनोडर्माटा और अदर प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में इनको कुछ साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं एज ए कनेक्टिंग लिंक, which is in no way comparable with the protochordates. So this is about the general introduction. Then history, अच्छा हिस्ट्री इसके बाद चला गया। सो ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हेमिकॉर्डेटा। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का बेस्ट एग्जांपल है द बैलेनोग्लॉसस और एकॉन वर्म। एकॉन वर्म इनको इसलिए कहते हैं, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग इनके नोमेनक्लेचर का, इनके जो नॉमिनेशन, जिनको नाम जो दिया गया है, उसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एकॉन वर्म इसलिए कहते हैं कि ये एक एकॉन की तरह, जो ओक का एक फ्रूट होता है एकॉन, उनकी तरह ये जैसे बोलते हैं ना, एकॉन निकल के आता है जब ये फूल खिलते हैं, फ्रूट निकल के आता है। तो इस तरह से यहाँ से निकले रहते हैं फ्लावर के पेटल्स, और इनके बीच से ये फ्रूट निकल के आता है एकॉन का। उसके बेसिस पर इसको एकॉन एकॉन वर्म नाम दिया गया है। फिर इसका दूसरा नाम है ऑक्स टंग। बैलेनोग्लॉसस जो इनको कहते हैं, तो ग्लॉसस का मतलब होता है टंग। तो इस ये नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली दे वेरी मच रिजेंबल द ऑक्स टंग। बुल का या सांड के टंग की तरह ये होते हैं, और इसलिए
इनको एकॉन वर्म भी कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकली. So these are certain interesting facts regarding the acorn worm or the balanoglossus, which is the most burning example of the hemichordata. Hemichordata के classification में जो Entropneusta group है उसका balanoglossus example है, जिसको acorn worm भी कहते हैं. Now this is having about 130 species. These are certain other important interesting facts. Animals are invertebrates now, earlier placed in chordata. This we have seen. They are worm-like, soft-bodied animals divided into three parts: proboscis, collar and trunk. ये हम देखेंगे habitat के समय. ये U shape का burrow बनाते हैं, shallow shores पर रहते हैं. These are the different types of hemichordates. This is Entropneusta, this is Pterodobranchia, and this is the graptites and or third type of ब्रांच colonial Tropneusta, जिसका एग्जैक्ट नेम और एडल्ट फॉर्म अभी नहीं उतना ज्यादा नोन है. सो दिस वी विल सी. हम यहाँ फिर आते हैं इस स्लाइड पे. अभी हम एक बार देख लें हिस्ट्री ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा. इट इज हैविंग अराउंड 130 स्पीसीज, और इसके जो 1825 में स्कॉल्ज, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड द फर्स्ट एनिमल ऑफ हेमिकॉर्डेटा. और सबसे पहले स्कॉल्ज ने इसको टाइकॉडेरा नाम दिया था. बेलेनोग्लॉसस का पहला नाम था टाइकॉडेरा, एंड रिगार्डेड इट एज अ होलोथुरियन. ये एकाइनोडर्माटा का एक क्लास है, होलोथुरिया आप जानते हैं, जिसमें सी कुकुम्बर आता है. उसी ग्रुप में टाइकॉडेरा के नाम से स्कॉल ने 1825 में आइडेंटिफाई करके रखा था. एंड अनदर जूलॉजिस्ट डेले शियाजे in 1829 added another member, Balanoglossus clavigerus. तो बैलेनोग्लॉसस नाम एक और मेंबर को डेलेज शियाजे ने रखा, सेलेक्ट किया. देन फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ग्रैप्टोलाइट्स. दिस इज अनदर क्लास ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसको कि अभी सारे इसके एक्सटिंक्ट हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स से, दैट ऑल द मेंबर्स आर extinct, but this has been observed from the ancient rocks. The hemichordates have evolutionary links with both chordates and echinoderms, like starfish echinoderm के example हैं, that you know. However, precise relationship still being actively studied, जो हम देखेंगे लास्ट में जब हम फाइलोजेनिक हिस्ट्री देखेंगे अफिनिटीज के बाद, तब हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनिक कंडीशन एंड इवोल्यूशनरी स्टेटस ऑफ हेमिकॉर्डेटा. नाउ let us see the important characteristics of phylum Hemichordata. Habit and habitat, they are all marine, exclusively marine, mostly live in burrows in sand or mud, and they live also, some of them also live in, जो free living forms हैं या sessile forms भी कुछ कुछ हैं, they live in between the algae or beneath the stones. Now, as we have seen, पहले हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, इनकी जो बरो में लिविंग की हैबिट है ये बहुत पिक्यूलियर है. ये अपने प्रोबॉसिस, ये बहुत ही हाईली मस्कुलर प्रोबॉसिस होता है, जिसकी सहायता से ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सैंड में बरो बनाते हैं, और इसी बरो में ये आराम से लेटे रहते हैं. दीज आर द ओपनिंग ऑफ द, जहाँ से ऑक्सीजन आता है, पानी का करंट पास होता रहता है यहाँ से, और दे आर द फिल्टर फीडर्स. ये प्लैंक्टॉन्स, माइक्रो डायटम्स वगैरह को जब पानी इनके अंदर जाता है तो ये प्रोबॉसिस पूरा इनकी बॉडी में सीलिएटेड एपिडर्मिस होता है. इसकी सहायता से आम के आसपास ये फिल्टर करके सीव छान लेते हैं अपना फूड और लेते रहते हैं, और इन बहुत ही रेयरली ये बाहर आते हैं. एंड दिस इज द कास्टिंग ऑफ द बैलेनोग्लॉसस. ये अपने फीसेस जब भी इनको जरूरत होता है ये टेल रीजन को बाहर की तरफ निकालते हैं. ये एक और इनका नॉन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है. पोस्ट एनल टेल इनमें नहीं होता है, मतलब टिप ऑफ द पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है एनस, ट्रंक के टिप पर, और इसकी सहायता से ये इस तरह से अर्थवॉर्म की तरह ये एनेलिडन एफिनिटीज होगा कि कास्टिंग की तरह, इनके कास्टिंग से पहचाना जाता है बैलोनोग्लॉसस का प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टर्स वी हैव सीन. अब हम देख लेते हैं कुछ और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. अब हम देखते हैं
फिजियोलॉ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया इन जनरल. दिस इज अ टीडोब्रैंक. दिस इज अ थर्ड क्लास ऑफ थर्ड क्लास इज, नाम ही बार बार भूल जाते हैं, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया. क्लास 3 इज प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, जिसके अडल्ट का अभी तक बहुत डिटेल नहीं मालूम है, बट दे आर द सम अननोन हेमिकॉर्डेट प्लैंक्टोस्फीरिया पेलाजिका, ये नाम दिया गया है. This diagram is the most probable diagram, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया का एनिमल का ये डायग्राम है, बट बहुत कंफर्म ये नहीं है अभी भी. दिस इज द प्लैंक्टोस्फेरॉइड एंड दिस इज देयर हैबिटेट हम देख रहे थे. तो दे लिव इन burrows in sand or mud and live in algae. Symmetry and body organization, they are bilaterally symmetrical. Deuterostome फिर से हम नहीं डिस्कस करेंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical, possess an organ system level of organization. Then body is having soft, cylindrical, unsegmented, बहुत ही फ्रेजाइल बॉडी होती है इनकी, वर्म की तरह की होती है, बहुत सॉफ्ट, इसीलिए इनको नाम भी दिया गया बेलेनोग्लॉसस, टंग की तरह सॉफ्ट ये होते हैं. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक. The body is having a true coelom but true notochord absent. Now digestive system, respiratory system, circulatory system, ये systems अभी हम इसके बाद जब हम देखते हैं इस डायग्राम में हम देख लेते हैं. Now for your answers you can go through these details. हम इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं anatomy of the हेमिकॉर्डेटा. द बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक हम ये देख चुके हैं, बट बॉडी वॉल से अगर हम शुरू करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने देख लिया है. दे आर हैविंग द 3 रीजन्स इन देयर बॉडी. 2-3 स्पेसिफिक पार्ट होते हैं. प्रोबॉसिस, दिस इज प्रोबॉसिस. दिस इज द ये प्रोबॉसिस का रीजन हो गया. यहाँ पे एक नेक होता है प्रोबॉसिस और कॉलर के बीच में. दिस इज द कॉलर एंड दिस इज द ट्रंक रीजन. यहाँ से ये कॉलर रीजन है और ट्रंक रीजन है. इस ट्रंक रीजन में भी ये थोरैसिक रीजन, हेपाटिक सीका वाला रीजन है, नॉट thoracic. This is hepatic region and this is the posterior to the hepatic region. So this is the external morphology. Externally gill slits दिखाई देते हैं. This is again controversial कि ये gill slits एग्जैक्टली फ्रिंजियल होते हैं कि नहीं, बट हाँ डाइजेस्टिव ट्यूब के, दिस इज द ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है. ये प्रोबॉसिस रीजन है, कॉलर रीजन है, मॉर्फोलॉजिकली ट्रंक रीजन है. ट्रंक रीजन में गिल स्लिट का रीजन होता है, हेपाटिक सीका का रीजन होता है और टेल का रीजन होता है. नाउ एनाटॉमी हम देख लें जब शुरू करें तो बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं. दिस इज अनलाइक द कॉर्डेट एपिडर्मिस जो एक से ज्यादा लेयर्स के बने हुए होते हैं. देन एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल का लेयर होता है जो प्रोबॉसिस में बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है. दिस लॉन्गिट्यूडनल मसल, क्योंकि प्रोबॉसिस का काम है बरो बनाना और उसके लिए वो सैंड में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है प्रोबॉसिस, जिसकी वजह से इसका कॉनिकल शेप भी है. ये सैंड में बरो खोदता चला जाता है, नीचे जाने में हेल्प करता है. so this is the musculature and the body wall of the hemichordate. Of course we are going fast. एक एक सिस्टम के बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो बताइए. आई डोंट थिंक कि एक एक सिस्टम डिटेल में आपके सिलेबस में जिस तरह से मेंशन किया हुआ उसमें जरूरी है. नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद दिस माउथ. यहाँ पे जहाँ पे प्रोबॉसिस खत्म होता है और कॉलर शुरू होता है वहां पर एक पतला सा रीजन होता है. दिस इज कॉल्ड एज द नेक बिटवीन द प्रोबॉसिस एंड कॉलर. दिस इज द नेक रीजन. और इस नेक रीजन और कॉलर रीजन के बीच में वेंट्रल साइड में एक ओपनिंग होती है. दिस इज कॉल्ड एज, sorry, dorsal side में, no, this is the ventral side. Yes, I was right. This is the dorsal and this is the ventral side. Ventral side में proboscis skeleton से supported एक mouth होता है. This is skeletal structure बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं इसमें बैलेनोग्लॉसस में. और
इस यही वजह है, सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि इस बैलेनोग्लॉसस को कॉर्डेटा ग्रुप से बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं किया है। किसी एक डायग्राम में हम शो कर दिखाएंगे अभी आपको। स्टोमोकॉर्ड, यहाँ जो प्रोबॉसिस का रीजन है, यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस रीजन के नीचे, दिस इज द स्टोमोकॉर्ड, जिसको कि पहले माना गया था दिस इज प्रोबॉसिस, दिस इज द प्रोबॉसिस, दिस इज एक्चुअली ये जो प्रोबॉसिस स्केलेटल रीजन है, इसको पहले सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड कहा गया था। But now it is found that नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, जबकि इसका डेवलपमेंटल बक्कल, ये जो स्केलेटन है रॉड की तरह का, इसका डेवलपमेंट हुआ है बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये फेरिंग्स का रीजन है, जो ये स्टोमोकॉर्ड, दिस इज द स्टोमोकॉर्ड, ये फेरिंजियल रीजन है, जिसके डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में ये कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको स्टोमोकॉर्ड कहा गया इन प्लेस ऑफ नोटोकॉर्ड। और इस दिस वाज द वेरी रीजन जिसकी वजह से, क्योंकि यही बेसिकली माना गया था कॉर्डेट स्ट्रक्चर। वैसे भी नर्व कॉर्ड तो बिल्कुल ही नॉन कॉर्डेट टाइप है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता ही नहीं है, और हॉलो भी नहीं पाया गया है। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर हेमिकॉर्डेट्स में ये नर्व कॉर्ड सॉलिड ही देखा गया, तो वो बिल्कुल ही नॉन कॉर्डेट टाइप हो गया। देन नोटोकॉर्ड दूसरा कैरेक्टर था, जिसको इस कॉर्ड की वजह से कंपेयर किया गया था, बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर दिस इज आल्सो कंप्लीटली डिस्कार्डेड, क्योंकि ये एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है, बक्कल डाइवर्टिकुलम से डेवलप हो रहा है, नॉट फ्रॉम मीजोडर्म। तो इस बेसिस पर इस ग्रुप को बिल्कुल ही प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप से बाहर किया गया है, नॉन कॉर्डेटर ग्रुप में रखा गया है। इवन ये जो गिल स्लिट्स हैं, ये फेरिंजियल रीजन में है, फेरिंग्स में डेवलप हुए हैं, फेरिंग्स को परफोरेट करते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट वेरी मच प्रूव्ड। सो इसलिए ऑल द थ्री कैरेक्टर्स, कॉर्डेट कैरेक्टर्स, आर वेरी डाउटफुल इन हेमिकॉर्डेटा। सो एनीवे, हम देख रहे थे एनाटॉमी। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, continuing into the pharynx and then intestine. This is the pharyngeal region perforated by the gill slits, the perhaps the only chordate characters that continues into the intestine, and then it opens to outside through an anus. So this is the digestive system, which can be said that the digestive system is complete. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ माउथ से ओपन करके आने, माउथ से अंदर जाता है पानी का करंट या खाना, और एनस से बाहर निकलता है। सो दिस इज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। सीलोम इज इंटेरोसीलस। सीलोम के बारे में हम अब इसके बाद देखेंगे। दिस इज द सीलोमिक कंडीशन। सीलोम इज इंटेरोसीलोमिक क्या है हम देख चुके हैं। इट इज डिवाइडेड इंटरनली, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जा रहा है, ये प्रोबॉसिस के रीजन में सीलोम है। कॉलर रीजन का सीलोम डिवाइडेड होता है ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5, एंड 5 चेम्बर्स हैं सीलोम के। पहला हो गया प्रोबॉसिस का, 2 पेयर्ड सीलोम कॉलर रीजन में हो गए, और पेयर्ड सीलोम ट्रंक रीजन में हो गए। तो ऑल टुगेदर 5 सीलोमिक चेम्बर्स आर फाउंड इन the hemichordates. This is a very peculiar characteristic of coelom in hemichordata. Mesoderm form from endoderm in form of hollow pouches, which come to lie between ectoderm and endoderm, and cavities of pouches form the coelom. That is the true coelom present है यहाँ पर, जो गट पाउचेस से बन करके मीजोडर्म से बना हुआ होता है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर, बट कॉर्डेट कैरेक्टर से ज्यादा ये ड्यूट्रोस्टोमिक कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि इसी तरह का सीलोम ऑब्जर्व किया गया है एकाइनोडर्म्स में भी। So this is the 3 parts में बटा हुआ है सीलोम: proboscis सीलोम, collar सीलोम, and trunk सीलोम. This is another very important characteristic. Then the next important characteristics, अब अगर language में आप यहाँ से लीजिएगा, the digestive tract complete that we have seen. Gill slits when present are paired and 1 to numerous. Gill slits
कभी कभी कुछ कुछ फॉर्म्स में गिल स्लिट्स इंटायरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट है तो टिपिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, टिपिकल कॉर्डेट फॉर्म में. Now, the circulatory system is simple and well developed. Circulatory system काफी कुछ arthropod type होता है. It is circulatory system now. It is closed type. It is written here, but in many cases it has been considered as open type also. So here is confusion: closed type or open type. कुछ साइंटिस्ट क्लोज टाइप कहते हैं ज्यादातर, बट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है, विथ ए कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वेसिकल एंड टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, वन डॉर्सल एंड वन वेंट्रल, इंटरकनेक्टेड बाय lateral vessels and sinuses. तो lateral vessel है, एक dorsal vessel है, एक ventral vessel है. This is also shown in one diagram. I have एक और diagram में this is, यहाँ पे आप को dorsal blood vessel. This is the dorsal blood vessel. This is the ventral blood vessel. Just a minute. So this is the dorsal blood vessel. Circulatory system यहाँ ज़्यादा clear है. This is the dorsal blood vessel and this is the ventral blood vessel. Dorsal blood vessel यहाँ collect करता है. This is it is collecting. This is the region. Proboscis में heart होता है present, but this is again in dorsal region. Dorsal blood vessel में continue करता है, जो distribute करने का काम करता है, और ventral blood vessel collect करने का काम करता है ब्लड को. बट ब्लड का वर्क क्या है, ये अभी बहुत क्वेश्चन मार्क है. रेस्पिरेटरी तो नहीं है इसमें. इसका जो ये होता है, सॉरी, पिगमेंट जो पाया जाता है वो वैलोडियम कहा जाता है उसको, जो कलर्ड नहीं होता है. तो इसलिए वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह का काम नहीं करता है, वो सिर्फ फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. Now, excretion by a single glomerulus situated in the proboscis. ये ग्लोमेरुलर जो किडनी आगे जाकर के कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, उस तरह का ग्लोमेरुलस पाया जाता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबोसिस ग्लैंड. क्योंकि ये प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं. नाउ दिस इज द हार्ट जो इनक्लोज करता है हार्ट को, एंड दीज आर द हार्ट वेसिकल्स. सो ये अभी जो डायग्राम हमने दिखाया था उसमें काफी क्लियर दिख रहा था. सो एक्सक्रीशन हो गया. द नर्वस सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ एन इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस. ये जो आपको प्लेक्सस की तरह का रचना दिख रही है, जाल की तरह की रचना, दिस इज फॉर्मिंग द डॉर्सल नर्व कॉर्ड. डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, बट whether it is solid or hollow, it is under question. And फिर से इसका कॉर्डेट एफिनिटी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि इसमें एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी पाया गया. इस तरह से ब्रेन रीजन में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, और पीछे की तरफ एक वेंट्रल, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और ये गैंग्लियन से एक्सॉन्स से ब्रांचेज जो निकलते हैं, ये इन एक्सॉन्स से ये जुड़े होते हैं. तो इस तरह से नर्वस प्लेक्सस पूरी बॉडी में फैला रहता है. दिस इज वेरी मच ऑफ एकाइनोडर्म टाइप. एकाइनोडर्माटा से बहुत रिजेंबल करता है नर्वस सिस्टम, consisting of intraepidermal nerve plexus. एपिडर्मिस के में रन करता है ये नर्व प्लेक्सस. Now, another important structure is a collared cord. एक cord की तरह का structure जो collar को support करता है. Collar cord is in between proboscis and main collar region. जो neck, इस region को जहाँ पर ये collar cord present होता है, इसको neck भी कहा जाता है. neck region भी कहा जा सकता है. Now, then the reproduction mostly sexual, but sometimes asexual reproduction also has been reported in some cases, that is by regeneration. Asexual reproduction का method है only by regeneration. बहुत सारे forms में
खास तौर से एक एंट्रोपन्यूस में ही ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये फुल मैच्योर हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस नहीं होते हैं, तो अपने टेल रीजन से ये छोटे छोटे पीसेस रिलीज करता जाता है और वो पीसेस डेवलप होते जाते हैं न्यू फॉर्म्स में. So that is the method of asexual reproduction. But reproduction is mostly sexual. Sexes are separate. अलग अलग इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल में अलग अलग ओवरी एंड टेस्टिस होता है. गोनाड्स वन टू मेनी पेयर्स, ज्यादातर ये वन होते हैं, बट मेनी पेयर्स भी हो सकते हैं. बट कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, मतलब एक्सटर्नली कोई डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में. नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. मेल गैमेट भी पानी में रिलीज होता है मेरीन वाटर में, फीमेल गैमेट भी पानी में रिलीज होता है और पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा. इसके ये हम बहुत बार देखते आ रहे हैं टॉर्नेरिया लार्वा को. टॉर्नेरिया लार्वा के ही बेसिस पे बाइपेनेरिया सेंट की अफिनिटीज की स्टडी की गई है और एंसेस्ट्री डिराइव की गई है. But in some cases direct development is also have been recorded. Now this is the Tornaria larva. ये टॉर्नेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर है. एक आई स्पॉट है, सीलेरी बैंड है. सीलेरी बैंड ये सब हम बहुत देख चुके हैं जब हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट देख रहे थे तब. हार्ट वेसिकल है, प्रोबॉसिस है, एनस है, ये माउथ है यहाँ से. दिस is conditioning. This is the larval tornaria, which is showing metamorphosis stage into the baby इंट्रोपन्यूस और बेलेनोग्लॉसस, जहाँ पर ये प्रोबॉसिस डेवलप हो रहा है, कॉलर डेवलप हो रहा है एंड बॉडी डेवलप होने जा रही है. एक चीज और हम यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करना आपको भूल गए, जो हमने बताया था आपको morphology में. This is the proboscis and this is the in collar region the skin flap. This is called as genital wing. और यही genital wing टंग की तरह दिखता है, ऑक्स टंग की तरह, जिसके बेसिस पर इसका नाम एकॉन वर्म सॉरी बेलेनोग्लॉसस जिसके बेसिस पे इसको कहा गया है. बैलन इज ऑक्स एंड ग्लॉसस इज टंग. तो ये जेनाइटल फ्लैप की तरह का दो स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं गोनैड्स विद देयर गोनाडल पोर्स. एंड दिस इज द फेरिंजियल रीजन, जिसमें यहाँ पे गिल्स से ये pharyngeal gills situated होते हैं यहाँ पे. These are the pharyngeal gills and this is the digestive region, जहाँ पे externally trunk is divided into hepatic and non-hepatic या post-hepatic region, जिसमें बहुत सारे hepatic सीका दिखाई देते हैं. दिस इज प्रेजेंट वेंट्रली. सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी में ये दो बातें, दो चीजें मेंशन करना हम भूल गए थे. दिस इज अगेन द एंटीरियर प्रोबॉसिस कॉलर रीजन, जिसमें दिस इज ग्लोमेरुलस या किडनी है और इसके ठीक नीचे हार्ट है, पेरिकार्डियम में इनक्लोज. ये डोर्सल वेसल है, ये डोर्सल नर्व कॉर्ड है और ये वेंट्रल वेसल है. इट हैज नॉट बीन शोन ओवर हियर. यहाँ से एक वेंट्रल वेसल भी जाएगा जो ब्लड को कलेक्ट करेगा और एक साइनस. इसीलिए इसको, चूंकि वेसल है तो इसको क्लोज सिस्टम है, बट वेंट्रल वेसल कहाँ खुलता है दिस इज डाउटफुल. ये एक साइनस की तरह के स्पेस में, सीलोमिक स्पेस में खुलता है जहां से हार्ट में ब्लड जाता है. सो दैट इज वाई इट इज ओपन टाइप ऑफ ब्लड सिस्टम भी इसको कहा जाता है. So this is the structure of these are the structural details. अब एक एक पॉइंट अगर आप इसको लेना चाहें तो यहाँ से आप लीजिए. हमने देखा एडल्ट बॉडी कैविटीज वी हैव सीन, नर्वस सिस्टम वी हैव सीन, सर्कुलेटरी सिस्टम, contractile heart like with blood vessels we have seen, pharynx and digestive system हमने देख लिया. Tentacles are special adaptations for feeding on. As I have told you, they are the filter feeders. तो फिल्टर फीडिंग के लिए इनमें टेंटकल्स सराउंड, माउथ को सराउंड करते हुए टेंटकल्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन फिल्टर फीडिंग. ये पानी में से छान करके अपना खाना छान लेते हैं
एंड दैट इज ये अगर आपको याद हो तो एंसेस्ट्री में हमने देखा था द फिल्टर फीडिंग मोड हैज बीन डेवलप्ड इनटू द gill feeding mode in higher forms. Nerve cells we have seen, then collar cells में we have already ये nervous system हम देख चुके. So these are the general structures. They are all suspension feeders, मतलब food अपना capturing minute animals and algae as they drift in the water. जब पानी उनके ऊपर से पास होता रहता है तो वो सस्पेंडेड फूड को छान करके कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करते हैं. They trap such organisms on their proboscis, whereas pterobranchs use only tentacles. ये another group of hemichordata है. So these are the structural features. सीलोम हमने देख लिया, डेवलपमेंट हमने देख लिया. दिस इज द मॉर्फोलॉजी, दिस इज द एनाटॉमी with specific certain systems, not all. Now these are the again the details the of अगर एक definition में हम देखें group of worm like hemichordates को अगर एक लाइन में हम short करें तो these are a group of worm like marine invertebrates closely related to both chordates and echinoderms and usually considered to constitute a separate phylum, the Hemichordata. The term derived from Greek hemi meaning half, chorda meaning string, thus half chordate. Hemichordata को half chordata भी कहा जाता है. First proposed because of buccal diverticulum, a tubular outgrowth from the mouth cavity forward into proboscis or snout, resembled a rudimentary notochord. The dorsal or backside supporting axis of more primitive vertebrates. ये कहाँ पे present होता है जिसको हम अब इसको नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं कहा जाता है. नाउ इट इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड. ये बक्कल डाइवर्टिकुलम से बना हुआ कॉर्ड है जो कहीं कहीं पे इसको एंडोस्टाइल भी कुछ टैक्सोनॉमिस्ट मानते हैं. द थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड हाउएवर बिकॉज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट डाइवर्टिकुलम bears little resemblance in origin and function to vertebrate notochord. So now it is no more notochord, it is now stomochord. Molecular studies indicate hemichordates are more closely related to echinoderms than to chordates, that is they are the non-chordates. Now so this is the structural peculiarities. Classification. The Hemichordata consists of four important classes: Entropneusta, Pterobranchia, Planctospheroidea, and Graptolita. Planctospheroidea, Graptolites are all extinct. Even Planctospheroidea का भी specific condition, specific examples, larval form ज़्यादा इनके study किए गए हैं. Adults के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा question mark है. Now, these are theoretical definitions of different groups. Let us see, हम एक एक करके देख लें. This is the scheme of classification. Hemichordata का classification according to different taxonomists. हाइमेन ने 3 भाग में बांटा है, बल्कि हाइमेन एटॉल ने ही बाद में ये 4 पार्ट भी बनाए. Entropneusta, Pterobranchia, Planctospheroidea and Graptolita. Graptolita is also given by Hymen and certain co-workers. But so this is the अब अभी तक में सबसे ज़्यादा accepted क्लासिफिकेशन यही हाइमेन का ही है, जिसमें हेमिकॉर्डेटा को शुरू में 3 ग्रुप बनाए गए थे. प्रेजेंटली लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में चौथा ग्रुप भी ग्रैप्टोलाइटा का इंक्लूड किया गया है, जिनमें सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स ही आते हैं. Another classification given by Marshall and Williams in 1964, which includes only 2 classes, Enteropneusta and Pterobranchia. Then Ruppert and Barnes, Anderson, Pechnik, Cardong, इन्होंने सिर्फ 2 ग्रुप को एक्सेप्ट किया, Enteropneusta and Pterobranchia. So the latest classification के हिसाब से 4 ग्रुप हैं, Enteropneusta, Pterobranchia, Planctospheroidea and Graptolita. Enteropneusta इज द सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें कॉर्न वर्म्स आते हैं. 70 स्पीसीज नोन है करीब करीब, कहीं कहीं पे आप 90 स्पीसीज भी देखिएगा. द एग्जांपल इज बैलेनोग्लॉसस. दे आर नोन एज ए कॉर्न वर्म्स because of appearance of proboscis and collar. Then the pterobranchs, then Planctospheroidea,
एंड ग्रैप्टोलाइट्स। वन बाय वन उनके कैरेक्टर्स आप यहाँ से हम देख सकते हैं। दिस इज द एंट्रोपन्यूस्टा। दे आर U-shaped gill slits are present in Enteropneus. The most important character of Enteropneus are the worm-like body and U-shaped gill slits. These are the U-shaped gill slits present into the pharyngeal region. Then two pairs of petexica present in the middle of the trunk. Then sexes separate sac-like development with or without Tornaria larva. This is the example Balanoglossus, Sacoglossus, Dolichoglossus, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और most probably entrepreneurs are having the most number of members. Then the second another important class is pterobranchia, which are sedentary, solitary or colonial tuberculous marine animals. The proboscis with ciliated tentacles इसमें और एंट्रोपन्यूस में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये टेंटकल्स एक लोफोफोर की तरह यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जबकि एंट्रोपन्यूस में ये लोफोफोर की तरह का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम आगे देखेंगे। लोफोफोरेट ओरिजिन, ये लोफोफोर एक पूरा ग्रुप है जिसमें फोरोनिड्स आते हैं, पोगोनोफोर्स आते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा में फिर भी हमने देखा हुआ था। यहाँ पे जो लोफोफोरेट कंडीशन है, टेंटकल्स दे आर रिट्रैक्टेड और वो सिर्फ माउथ को एनसर्कल करके रहते हैं, जबकि इस ग्रुप में टीरोब्रैंक में लोफोफोर के ही फॉर्म में दैट इज टेंटकल्स वेल डेवलप्ड होते हैं और ये डायरेक्टली खुलते हैं pharynx में. This is the basic difference between the entrepneus and pterobranchs. Collar with two or more tentacular arms bearing tentacles, one pair of gill slits or none. No, यहाँ इनका कॉर्डेट एंसेस्ट्री के बारे में काफी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इनमें गिल स्लिट्स भी ना तो यू शेप्ड होते हैं और ना ही फेरिंजियल गिल स्लिट हैं, फेरिंग्स में होते हैं. दिस इज सपोर्टेड. So this is the collar region of a pterobranch with arms, proboscis, mouth, collar, and tentacles. The asexual reproduction is shown by budding in pterobranchs. Then they have two important orders: Cephalodicida and Rhabdoplurida. The Rhabdoplura is the example of Rhabdoplurida, and Cephalodiscus is the example of this is the cephalodiscus, जिसका internal structure यहाँ पे दिया हुआ है. Then the third class is Planctospheroidea. As already mentioned, transparent and pelagic larvae तो इनका identify किया गया है, but इनके adult form के बारे में very less is known. Adult form अभी तक इनका identifiable नहीं है. इनके they have transparent and pelagic larvae supposed to be specialized Tornaria larva of some unknown hemichordate plant, Planctosphaera pelagica. Larvae branching arborescent ciliated bands on the surface. Larva, the alimentary canal is of U-shaped. Adult form is not known. And then the last class is Graptolita, extinct colonial hemichordates. It is said that they are the extinct colonial forms, maybe this one, but exactly their structure and fossil record is not very much known. ये tube की तरह का structures इनका होता है. The example is Dendrograptus. So this is the Dendrograptus. So with this ends, I think, the characters and classification of phylum Hemichordata. In the next class, from this 14th slide, we will see affinities of Hemichordata. और हेमिकॉर्डेटा का एफिनिटीज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको दिखेगा इसमें. फाइलोजेनी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका इवोल्यूशनरी पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट. मैंने देखा है कि एक तो इन सब्जेक्ट्स पर, कॉर्डेटा पर बहुत कम आपके इस तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर हैं भी तो अगर डिस्क्रिप्शन है तो नोट्स नहीं है. और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको नोट्स और डिस्क्रिप्शन साथ साथ दूँ. तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हेल्प कर सके
हो सके और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं. So do like, share and subscribe. Hit the bell button to get the further notifications. Thank you.